बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर है। लॉकडाउन है हर तरफ और जिस तरह से सभी लोग घर के अंदर हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा यदि कोई उपयोग में चीज़ आ रही है वो है इंटरनेट। और इंटरनेट पर भी बच्चे सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक नई तरह की समस्या भी बनती जा रही है। हालांकि ये उपयोग या दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट आज एक जादुई नाम सा बन गया है। इसके सम्मोहन से शायद ही कोई बच पा रहा हो, फिर वो चाहे वयस्क हो, बच्चे हो या कि कोई बुजुर्ग, सभी इसके मोहपाश में फंसे हुए हैं। हमारी नई पीढ़ी की यदि हम बात करें तो बहुत ही युवा अवस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो गई है। ये आज नन्हे नन्हे बच्चे भी साइबर स्पेस के सामने खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने, फेसबुक पर दोस्त बनाने, इसके अलावा तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर चैटिंग करने या अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समय बिता रहे हैं। स्मार्टफोन के आने के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल और भी व्यापक हो गया है। और यदि हम बात करें वयस्क लोगों की, बच्चों से लेकर बड़ों तक की बात करें, तो शायद इंटरनेट अब एक ऐसा माध्यम बन गया है, सोशल प्लेटफॉर्म्स एक ऐसे माध्यम के रूप में उभरे हैं, साइबर स्पेस एक ऐसे माध्यम के रूप में उभरा है जहां पर आप शॉपिंग कीजिए, जानकारी लीजिए या अपनी बातों को एक दूसरे के साथ बांटिए। अब ये जो साइबर स्पेस है, जो अब पहले ये माना जाता था कि घर से बाहर है, अब ये आपकी ज़िंदगी में शामिल है। आपके नींद खुलने से लेकर सोने तक ये आपके साथ बना हुआ है और एक तरह से प्राइवेसी में भी दखल अब होने लगा है। सस्ते इंटरनेट पैक आने के बाद इसके इस्तेमाल में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक अलग तरह की समस्या को जन्म देने लगी है। बीते कुछ समय की यदि हम बात करें और आंकड़ों पर यदि आप नज़र डालेंगे तो साइबर क्राइम के मामले सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। बच्चे इसकी चपेट में सबसे अधिक आए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और इसके अलावा वो लोग जो कि कामकाजी लोग हैं, वो भी साइबर क्राइम के चपेट में आए हैं। इसको देखा जाए तो अपने आप में गंभीर समस्या की ओर ये सब कुछ, ये जो सारे आंकड़े हैं वो इशारा कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग तक हो रही है और कई बच्चों ने तो खुदकुशी तक कर ली है। बच्चों पर ज़्यादा ध्यान इसलिए भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग डाल रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आने वाली पीढ़ी किस तरह के खतरे का सामना करने वाली है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि भारत में 30% स्कूली बच्चे साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। इस स्टडी में ये कहा गया है कि भारत में स्कूल जाने वाले लगभग 30% बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन 30% बच्चे रोज न रोज किसी न किसी तरह से साइबर क्राइम, जैसे साइबर बदमाशी है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है या मानहानि है, हैकिंग है, इन तमाम चीज़ों का सामना कर रहे हैं। अपने आप में ये एक बेहद गंभीर विषय है और गंभीर समस्या की ओर इंगित करता है। और यदि इस पूरे आंकड़े को यदि हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखना चाहें तो लगभग ये आंकड़ा 70% है। आप समझ सकते हैं कि किस भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आज इस खास कार्यक्रम में हमने इसी सब्जेक्ट को, इसी विषय को चुना है और इसी पर आज हम विशेष चर्चा भी कर रहे हैं। और इसमें उन लोगों को आपके सामने हम लेकर आए हैं जो इस विषय के सबसे ज़्यादा महारथी माने जाते हैं, कम से कम भारत की यदि हम बात करें तो। और इसके पहले कि मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाऊं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस तरह की स्थिति है आज की तारीख में साइबर क्राइम की, इसके पहले मैं अपने गेस्ट के बारे में भी आपको बता दूं कि हमारे इस खास मेहमान कौन से हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुरियन जोसेफ साहब जुड़ेंगे हमारे साथ प्रदीप राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ प्रदीप राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कनिका सेठ अधिवक्ता हैं और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। ब्रजेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश कुमार शर्मा जी प्रिंसिपल SHKS-BV एंड और OSD हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिसेज संगीता नारंग जुड़ेंगी हमारे साथ, सीनियर PGT हेल्थ काउंसलर, DPS मथुरा रोड से। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी बहुत ही वरिष्ठ मॉडरेटर जुड़ रही हैं, हमारे साथ रहेंगी किरण भारद्वाज जी,
स्वयं एक अधिवक्ता हैं और इस सब्जेक्ट पर विशेष पकड़ रखती हैं। इसके पहले कि मैं अपने इन तमाम माननीय मेहमानों से इस पूरे सब्जेक्ट पर एक एक करके सवाल करें और इनके विचार भी जानने की कोशिश करें, मैं आपको वो रिपोर्ट ज़रूर दिखाना चाहूँगी जिसके जरिए आप ये देख पाएंगे कि साइबर क्राइम का जो आंकड़ा है पूरे विश्व में और ख़ासकर भारत के संदर्भ में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ख़ासकर बच्चों से जो रिलेटेड है, बच्चों से जो ये संबंधित क्राइम है, साइबर क्राइम, वो किस तरह से गंभीर होता जा रहा है और बच्चे कितने अनजान हैं इससे। देखिए रिपोर्ट। ये है साइबर स्पेस का मायाजाल। ये दुनिया हर वक्त आपके लिए उपलब्ध है। लैपटॉप हो या मोबाइल फोन, आप इंटरनेट की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। साइबर स्पेस में आप ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, बैंकिंग करते हैं, चैट कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। साइबर स्पेस की यही लुभावनी दुनिया करोड़ों को इसकी गिरफ्त में ले रही है। करोड़ों साइबर स्पेस से जुड़े हैं और ये जरिया बना है साइबर क्राइम के शातिरों को लोगों का शोषण करने का भी। वयस्क और बच्चे दोनों साइबर क्राइम का शिकार बन रहे हैं। ये अपराधी इंटरनेट की गुमनामी का फायदा उठाकर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और दुनिया भर के लोगों को अपना शिकार बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं। इनके द्वारा अंजाम दिए जाने वाले अपराधों में फिशिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी, बैंक डकैती, अवैध रूप से डाउनलोडिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वायरसों का वितरण प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 से 16 साल के बच्चों के खिलाफ इंटरनेट पर बदसलूकी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर में इंटरनेट पर एक्टिव 13 करोड़ या हर 3 में से एक बच्चा किसी न किसी तरह की धमकी का शिकार होता है। वहीं 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20% बच्चे कहते हैं कि वे ऑनलाइन आक्रामकता या धमकी के शिकार हुए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी 2012 को बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को रोकने और उनसे निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसकी सिफारिश बेहद अहम है। साइबर क्राइम के प्रति रहे सचेत। किसी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड और ईमेल संबंधी जानकारी साझा न करें। अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बातें न करें। सोशल साइट पर अपनी निजी तस्वीर डालने के दौरान सचेत रहें। अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी न दें। अनजान ईमेल का जवाब न दें और न ही ऐसी मेल के ओपिनियन पोल के प्रश्नों का जवाब दें। दुर्भावना, अफवाह और नफरत फैलाने वाले संदेशों को फॉरवर्ड न करें। अपने बच्चों के ऑनलाइन दोस्त के संबंध में जानकारी रखें। बच्चों के साथ बात करने वाले से आप भी संवाद करें। बच्चे के द्वारा सर्च की जाने वाली साइट पर नजर रखें। अगर आपके साथ या आपके बच्चे के साथ कोई इंटरनेट के माध्यम से गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। सूचना तकनीक कानून 2000 या आईटी एक्ट 2000 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत पुलिस में भी केस दर्ज कराया जा सकता है। अगर पुलिस शिकायत नहीं दर्ज करती है तो वकील की मदद से सीधे अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर हम साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है ये। अगर इन आंकड़ों के आधार पर बात करें तो विश्व का हर दूसरा बच्चा कम से कम जो कि साइबर स्पेस का उपयोग कर रहा है, इस खतरे के जज्बे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है।
अब इस पर चर्चा जाहिर सी बात है कि इस दौर में होनी चाहिए और इसके लिए न केवल ये हमारे तमाम पैनलिस्ट इस पर चर्चा करेंगे और जस्टिस कुरियन जोसेफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके विचार सबसे महत्वपूर्ण होंगे और हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं किरण जी और ख़ासकर इस सब्जेक्ट पर उनकी विशेष जानकारी है। किरण जी, एक वकील के तौर पर भी आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी और तमाम ये पैनलिस्ट हमारे जो जुड़े हुए हैं, आप इस पूरे विषय को कैसे देखती हैं? पहले तो ये है कि साइबर क्राइम क्या है ये पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज साइबर क्राइम. दैट इज इलीगल यूज ऑफ कंप्यूटर और द इंटरनेट. क्राइम कमिटेड बाय means of computer or the internet. This due to this evolution of information, which is in the information technology, has given birth to the rise of cyberspace and cyber crimes. And this is done via internet. Which provides equal opportunities to all the people to access any information, data storage, analysis with the use of high technology. So most cybercrime is an attack on information about individuals, corporations or government. People are using social site networking for information gathering, various messages, letters, court summons, etc. across the world. And with the advanced technology during this lockdown COVID period, lot of school children are getting homework through e-book, through internet, and they are attending the classes also through net only. That is the only reason when they get some time, they involve into certain activities, and that activities like playing games, chatting, making groups, video conferencing, making TikTok, or doing lot of activities on social networking sites. Some people misuse technology knowingly, unknowingly for illegal purposes or for their feeling or misconduct or hatred or harassment, threats, stalking, damage other people through various devices like cell phones, laptop, computers, through pen drives, etc. And there are various cases also in India which has come recently also, boys locker room, which is a recent case where 26 group of boys have opened in Instagram, and the case has hit in Twitter and other places also, and the various the courts are also taking action on this. Even the High Court has issued notice on this, and even the Supreme Court in Prajwala case and in other cases also, they have taken steps for cyber crime, to curb cyber crime. Our government has also taken various steps to curb cyber crime. How to stop? Now the precautions, the steps what we have to take has to come. There are various sections, acts also on this. In the IPC, Information Technology Act is there, where we can punish the child from, the punishment is there from 3 to 7 years, and the fine is also there. So this all thing has to be taught to the child before using. They use the net or late night when they are using, and we have to take steps to stop their late night, because that is a time when all gather playing games and other chats, and obscene pornography they do, obscene scenes they create, and the language, the vulgar language they use. There is a child abuse. People try to misuse this, the children especially at this age, younger age. So 18, below 18 years, they are children, they can commit this thing, offense. Then they go to Justice Juvenile Act and all this. So we have to take steps, precautions. So I on this subject especially request Honorable Judge Justice Kurian Joseph to give his opinion, what he is thinking. Kiran, you have asked a very important it is actually not simply on children only. It's actually, we are only going to know what has happened during this lockdown, where not very prevalent, but happened in this cyberspace. We'll come to know once this lockdown is over. As you rightly observed now, see the use of the cyberspace during this lockdown has been wonderful, in the sense, the way the children have had access to it,
the way they have created for a positive or negative, the way people have made use of this space, etc., are only the benefit of it they are going to see. Since you asked the question particularly on the children aspect, see, as far as said, what we need to actually do in this space is, we have to guide them. If you go introduce unnecessary restrictions, we will not be able to gain them. But we need to, how do we guide them? We need to follow them up. How do we follow them up? Prepare them. Then we have to protect them. 2, we have to pursue them. 3, and we have to prevent them from falling into this sort of criminal traps. So all these 4 aspects, prepare, pursue, protect, and prevent. These are the 3 safeguards we have to take. The parents, the educationists, the civil society, and the courts. All of us have to take appropriate steps in this regard. And second thing I say is, there is proper prosecution and there is proper punishment, and that the prosecution and the punishment are also that people come to know what actually, because see, the shape and the nature of this crime is changing day by day. We do not know the nature of the crime that we commit today. We make a legislation. Tomorrow they change it. If you remember, there was a case for pornography sites, and I was part of the bench. We banned 68 sites, thanks to the cooperation acted by the government of India. But within a week, 1,000 other sites came into. So it's very difficult. So actually, this is a situation where, in the case of children particularly, prevention is better than cure. We make laws to prevent misuse, but this is one area where, more than laws, we have to take precautionary steps to guide our children. Thank you. So very good suggestion you have given. Main is prevention is better than cure. So for that, prevention is better than cure, we should know the steps, what we should do. For that, we will, sir, I will get back to you or in a short while. In the meantime, I will ask our senior advocate, Mr. Pradeep Rai, sir, what are the steps, what are the cases and what are the acts and all where we can highlight and give the awareness to the general public, the parents, teachers, school, students. Please highlight on that, sir. You see, Kiranji, there are several provisions under law which they have actually adopting and they are using it. Like the IT Act is there, their POXO is there, their IPC sections are already there in place. But my opinion is that first of all, whether we have a trained manpower to investigate these cases, because we find that the same police officer who is either doing some routine kind of PT offences investigation, or somebody who is not that kind of education having, like somebody history honors or somebody is political science, unless you have a proper courses, proper training mechanism for which they can actually investigate these kind of cyber offences, it will be really a very difficult thing. Even now, every DCP has been made in charge of the cyber offences cell. In district, SSP is in charge, and the police commissioners are in charge. In Delhi, we find DCP is in charge in all the cyber cells. But whether the registration of these complaints, which they say that you have to submit online, then they say that you have to submit hard copy also with that. Then the moment you say hard copy, you come, submit there, then it means the officers there who are authorized to investigate those offences, they are not very much familiar with this computer world. So this cyber world is actually, first of all, you have to ask your officers who are indulged into the investigation, who have been interested with the investigation, they should be properly trained. Like there have been several offences where cases have been registered for political reasons. In some cases, we find that the accused persons have been arrested, but we do not know whether this actually reflects the quality of investigation. We should have something which actually gives us proper perspective of the cyber law, proper perspective of cyber awareness. So controlling, well, not only investigation. First of all, we have all the users should be aware about the use of internet, use of this cyber world, because the Facebook is there, all other social networking sites are there. Other than this kind of social networking sites are being used
for the propaganda. They are being used for the offenses. They are being used for the banking frauds. They are being used for several other kind of offenses, which actually because of that several persons have committed suicide. So we have to see that whether we have a trained manpower, whether we have someone who is trained to use this cyber word. Because what happened? They say grooming, the offenses against the children, when they involve into pedophilia and all these sexual acts, they say grooming, child grooming. So this is called grooming. First of all, we have to rename it. These kind of offenders should not be referred as a groomers. So first of all, not only in India, this is such an offense where we have to create a proper mechanism which covers almost the entire world. So Interpol has to play an important role. First of all, the only government of India or one district police or one cyber complaint cell cannot deal with this kind of offenses. So I remember when Twitter people first time came in India, they met me at Amitabh Bachchan's place. They were discussing that the moment we start this, and there will be time after 5, 6 or 7 years when we will be most powerful Twitter handle by which we can actually control the opinions, we can control the policy, we can actually direct the policy makers to our Twitter handle and our opinions, and then we can control the entire democracy or entire government of that country. This happens. Sometimes it's happening. So first of all, we should have someone who is trained enough, who is good enough to understand this nitty-gritty of this cyber world. Unless they understand, they don't know the investigation. First, just by taking the things on the face of it will not help you. Like there was a case in the UK in which a daughter complained that some neighbor or somebody come and they actually misbehaved with her. That complaint was there. Then she could not prove it. So finally they put a webcam. Under webcam, only these veins came out, only hand and veins. So by the mechanism, they came out with the fact that yes, this hand belongs to this person, because every person had different kind of vein running the veins and all that. So that's how they could actually arrest the perpetrator. So this kind of thing, investigation level, this kind of training is required among our police officers, among our cyber criminal experts. Even in CBI, you see Delhi Police, the Central Bureau of Investigation, if they receive such complaints, they have to hire some private person, and that private person comes and guides them. Or if they submit a report and that report is part of the investigation, that cannot sustain before any court of law, because when the cross-examination comes, they cannot say that we have taken help from this person and that person has guided me. So first of all, a proper training mechanism is required. I completely agree with the views of Honorable Justice Kurian Joseph. He is one of the finest judge of this country. He is one of the finest human being. So we are privileged, sir, to have you here, and we actually be enlightened by your great suggestions given to us. Yes, Kiranji. Yeah, Thank you so much. we are really privileged, sir, to have both of you over here. That is the main thing. What sir has enlightened, that the education part is lacking in the schools, or the government should take further steps so that it can be a part of the school education. It should be part of the school training programs. All teachers should be taught, the children should be taught, everybody should be there. So now our expert, Madam Dr. Karnika Seth is also here. Let us take the views of Dr. Karnika Seth also. So Dr. Karnika ji, yes. Yeah, you are here. Yes. Welcome. I think it's a very pertinent topic, and we are discussing child protection in the times of cybercrime. When it comes to statistics, I think we are very well aware that the rise of cybercrime every year is increasing by even 20% or more as per the NCRVA data. Mr. Brijesh Kumar Sharma, he is from Shahid Hemu School and connected with Education Department also, Delhi. So let us, sir, please guide us, tell us what steps you have taken in your school and what further precautions you want that the students should do. Even the parents, a lot of parents are here also who are connected. What is your advice for the parents, for the students, for your teachers, for other schools, so that we can curb this cyber crime starting at the young age of the children? Yes.
Please. जी नमस्कार, Namaskar, sir. सभी को नमस्कार सर। एज अ प्रिंसिपल मैं ये समझता हूँ कि स्कूल की इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समस्या से जूझने के लिए। ऑनरेबल जस्टिस कुरियन ने जो अभी एक हमें बात कही कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट इज वेरी ट्रू बिकॉज द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन आवर स्कूल and it is the responsibility of school to prepare responsible citizens in society, and we have to catch them very young. The general problems that in our school we face, that most of the children, most of the parents, most of the students, they do certain cyber crime unknowingly. They lack knowledge. They don't know many things which they should know. So our work as an educationist in a school should be to catch them young, tell them what is correct, what is incorrect. And for that what we are doing in our school, first of all I would like to share some of the problems that we are facing in our school. Number one, all the children now have an accessibility to mobile phones. There was a time we used to ban mobile phones in school, but now it has become a necessity because online classes we have to conduct, we have to provide smartphones to everybody, and now children have accessibility to smartphone along with internet. Now the problem is that most of the children, they don't know the function of their gadgets, they don't know what is cybercrime. There are some examples. When students are doing something wrong and they are brought to the office of the principal, so they say, "Sir, मुझे नहीं मालूम था कि ये गलत है, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा." So which means that they lack knowledge. They don't know about the gadgets, they don't know about the software, and unknowingly they do the thing. So for that, what we are doing in the school, we are conducting workshops for children, we are conducting workshops for teachers, and recently what we have done, we have conducted one workshop for our students under Sarva Shiksha Abhiyan, and we are planning to have this in all the schools. So right now our focus should be on educating the children. Yes. If they know what is right, what is wrong, so I believe that cybercrime, they would not be the victim of this. So right now the focus of our education should be that students, teachers and parents should be educated. Even most of the parents, they don't know the technicalities of the gadget, they don't know the use of software. So that is also one of the problems. In our school, we are having legal literacy clubs, we have certain NGOs also. We teach the students about the crime, we teach them what is wrong, what is right, and we just educate them. And I personally believe that if we teach the students right from the very beginning, we tell them what is cybercrime, we tell them how to use our gadgets, so I think this problem will be definitely solved. And they would definitely become responsible citizen, and once they know, I think it would help us in solving this problem. So this is what we are doing in our Mr. school. Sharma, very and we are good. further planning to have different, clubs. We have legal literacy clubs also in our school. And That's so very experts, nice that you're taking lot of steps in your school. I Yes. fully appreciate your steps also. But let us get back to our expert, legal expert over here, cyber Yeah. expert, Dr. Kanika Seth. We have seen more than 20 different been victim of cybercrime in the past few years, and every year it keeps increasing. If you see the POCSO Act itself, there have been more than 32,000 cases, as per the latest stats, NCRB statistics. And although we have a complete law in the country, we have the IG Act 2000, POCSO is there to tackle all the sexual abuse cases of children. We have the JJ Act for children in conflict with law or the children who need protection and care. Yet, every year we see a rise because of the lack of awareness.
And as Honorable Justice Suren Joseph rightly pointed out, that we need to create awareness right from the grassroots level in schools, not only in urban populations, not only in urban areas, but also in rural areas where cell phones have already reached and internet is being used. There are landmark cases, like we have seen the Prachwala case ongoing, then we have Kamlesh Raswani case, where blocking of child porn has been the main subject of discussion and how we can curb child porn. Likewise, there have been steps to make mandatory reporting as a process, to curb this child pornography. However, I do have a very strong, point to make here. The number of cases which we have seen conviction finally being made is only 3% or 2% in such cases. So therefore, we need more fast-track courts. We need more courts. I also feel that we have had a lot of trainings. I myself personally trained lakhs of police officers across India in IT Act and cybercrime, combating cybercrime against children. So we won't say that we don't have enough manpower. However, they need repeated training because the criminals have new ways of making crimes and the emerging technologies keep changing. So I do agree with, our senior advocate here also to some extent that yes, we need regular curriculum, which is there in many institutions, but more proactively we need to increase cybercrime awareness, awareness on cyber law. Now, as far as the problems are concerned, like the voice locker room case, or we have seen other, texting as a new emerging crime among children, phishing rackets, fake profile cases. How many children really even understand the law? If they create a fake profile for fun, they think that this has not got a legal implication. This is exactly where we can prevent cybercrime. That is very important for us to prevent cybercrime from that point of view. And if you also see the safety tips, when we tell children, if you want to safeguard yourself from crime, there are a number of things which we tell them, when there is an interaction with the school authorities or with the school children. And some of these important points are like, keeping etiquette in mind. When we can teach children how to use computers, we should also be able to teach them how we need to write online or express our views, how we need to safeguard our privacy. A lot of times, children give away a lot of information about themselves which is personally sensitive. They click selfies and exchange among their groups of friends without realizing this can be lunging them into an extortion racket. They could be a child abuse. And cyberbullying is a huge problem among the current children today. So these are the things we need to educate them with. Keep password managers. We tell them you need to discuss with your school. There is a cybercrime.gov.in, a website of the government, where you can report online. You don't need to reveal your real identity. You can call 112 as a helpline, 1098. There are lots of NGOs working towards prevention of, such crimes against children and doing excellent work. I think all we need to do is have a multi-stakeholder approach. All of us need to congregate our efforts rather than reinventing the wheel each time, and make a concerted effort towards preventing, curbing child porn and other related, offences. Yes. And internationally, I have always advocated that we need to create a convention, apart from the Convention on the Rights of the Child, to which India is already a signatory. We need to make concerted efforts with Interpol, international organizations. Let our law enforcement work together with such, agencies which work towards combating this on an international scale. So Yes. we need to make new measures. Yeah. Government is already doing a lot of, interesting, amendments to the law. And we need to just create more awareness at this point of time. सुषमा जी भी जुड़ी हुई हैं, करण जी आप Sangeeta नारंग जी. Now, Madam Sangeeta Narang ji is here. She is a counselor from DPS school.
I just want to ask Sangeeta ma'am, very briefly, just tell us how, when a child comes to you with this problem of cyber crime or something, you get aware of it, how you handle, how you manage it, and what are your advice to the child and the society at large? People are watching you over here. You are an idol for the students. Now tell us on this point, ma'am. Yeah, basically, in our schools, during the classes, we do come out with children who complain of cyberbullying or some type of harassment or shaming. It could be, anything to do with teasing the child, or even it could be, sex objectification or talking about undesirable material. So in such cases, first of all, we would like to educate the children in a group as a classroom, so that they are often aware of how right to use gadgets that they are accessing and use their life skills. Use the critical thinking and the skill of what is wrong. That they should be able to judge, whatever is, and also educating them about cyber crime and cyber safety. And also we tend to have put all the material on the smart board with a video made by Delhi Police, so that every class from class 6 to 10 or 12 is able to access it during the free period. And we tell them that as soon as... जी थैंक यू सो मच संगीता जी इस पूरी बात के लिए, एंड बट स्टिल the situation is very, very serious. Still we can see that how many children are really they are victimized by the cyber crime. Justice Kurian Joseph is with us. Sir, I would love to know from you that what are the scopes you are looking forward in this regard? Yeah, as far as these children, the way forward, according to me, I am very clear. Being a father and a grandfather, been with the children for quite long. According to me, children are, in a very vulnerable state of affairs. There is no point in actually disciplining them, but that will only worsen the situation. You have to accompany them. This is the word I want to use for the teachers, for the educationists, for the civil society, for the police, whatever it is. Because they are either trapped or they become victims. What are they? In this situation, we must actually accompany them by using, by telling them what are the creative ways of using these gadgets. 2-3 small things which I use here, I can tell you. So I used to tell my children and grandchildren also, see, why you use all these gadgets? You will have to just share it. There's no problem. So once you share it, it becomes pretty clear that they will not be able to use anything which they want to be exclusive. There's nothing called privacy in the family. It becomes a family affair. They need to have their space, I no doubt about it. But what is the space? That is very important. Number one. Given a strict instruction that at the dining table, nobody, either the parents nor the children, will ever use any gadget. No mobile phones, no land phones, no TV. That's a That is 3. When you wonderful suggestion. Use your time in case you do it in your for your family prayer. No such gadgets. 4. There must be some instruction as to how much time one should use this gadget, mobile phone or internet. How much time a child should positively use. Just give them some instruction. Now this is the way you have to use it. You are free to use it for your games or recreation, whatever it is. But for education purpose, of course, as Professor Vijay said, and Sangeeta said, there need to be online education. So you have to use it. So online education, how much time one should use it? So just guide the children, accompany them,
tell them that there are creative purposes for this. But this is also a situation, though it is called a virtual world, this is a world also of voices. So because once you are trapped or once you become a victim, it will be difficult for you to get out of it. So as a parent, as a teacher, as a civil society activist, just guide them, just follow them up and be with them. That's why I said prevention is better than cure. सो ये बिल्कुल सर, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है तो अब सेल्फ लॉकडाउन करने की जरूरत है ऑन द लाइक साइबर यूज. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल सजेशन. मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगी कि इस पूरे मसले को यदि आप ब्रीफली बताना चाहें दर्शकों को तो किस तरह से रखा जाए. देखिए, इसके लिए हमें एजुकेशन, जैसे सर ने कहा, जज साहब ने कहा, सब ने कहा, वी हैव टू कीप अ ट्रैप. द पेरेंट्स, द एल्डर्स, teachers, school principals, schools, they have to make policies, rules for the children to have a surveillance, what they are doing, with whom they are talking, when they are, how long they are awake. I mean, the whole night if the child is awake, then something is there. You should keep a track. Be strict in your rules. You have to educate, make rules, policies, and the steps the government is taking on their own. But like madam has just now said, Rashri madam also, कि हमें self constrained रहना है. We have to अपने rules, अपना तरीका, self determination should be there, and we have to teach our students, children, because they are our light for the future. If they are not being taught at this stage, at younger stage, then what will happen? We don't know. प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक ये बड़ी जिसको कहा जाए बिल्कुल सिंपल सी दिखने वाली समस्या लेकिन बहुत गंभीर है कि जब जैसे आमतौर पर चोरी की बात होती है, ये तो हमें पता होता है कि कुछ भी हो गया तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर फ़ोन पे कोई बुली कर रहा है, कोई मुझे गलत कॉल्स कर रहा है, मिस्ड कॉल कर रहा है, या बच्चों को तो खास कर नहीं पता होता है, अब ऐसे में वो कहाँ जाएं? जैसे किसी के बच्चे के साथ कुछ अगर हो रहा है, इसी तरह की साइबर क्राइम या बुलिंग हो रही है, तो वो किधर जाए, कहाँ मदद ले? देखिए, मैंने आपको इसीलिए कहा कि हर फ़ोन का एक नंबर होता है, IABI नंबर होता है. वैसे ही हर जो नेट का जो कम्युनिकेशन होता है उसका एक पर्टिकुलर आईडी होती है. हर कंप्यूटर की एक आईडी होती है. हर इंटरनेट कनेक्शन की एक आईडी होती है. तो जब आप किसी भी कनेक्शन के साथ किसी भी मेल को भेजते हैं या किसी और आप डमी नेम से भी अपने किसी और फ़ोन को किसी और नेट का एक्सेस करते हैं, तो हमें आपके फ़ोन की IABI नंबर मिलती है, हमें उस नेट के नंबर मिलता है, और साथ साथ हमको ये भी मिल जाता है कि इस फ़ोन से इस जगह से किस किस जगह पे सर्व किया गया है, किस तरह के मैसेज भेजे गए हैं, किन लोगों को कनेक्ट किया गया है. उससे एक चीज़ों में आसानी हो जाती है कार्रवाई करने के लिए. और ये जो तरीका है भारत सरकार का, उसके पास अभी जानकारी कम है, लेकिन अमेरिका में या इंग्लैंड में या फिर और बाकी इस तरह के देशों में जहां पर एक तरह से हब रहा शुरुआत में, भारत में तो नेट अभी बच्चा है. भारत में जो साइबर वर्ल्ड है इसको तो हुए भी कुल 14-15 साल हुए. तो ये बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं. नेट भी बच्चा ही है अभी हमारे यहाँ साइबर वर्ल्ड भी बच्चा है. अभी हमारे यहाँ 5G की हम बात कर रहे हैं मगर हमारी स्पीड नहीं है. हम 4G लिख के देते हैं मगर 2G की स्पीड नहीं है. तो हमारे यहाँ उनके में बहुत फ़र्क है. लेकिन फिर भी जो तरीका आ रहा है आगे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हमको इस पर उस तरह से तैयार होना पड़ेगा, तभी जाके हम कार्रवाई कर सकते हैं. वरना जो साइबर अपराधी हैं इनसे निपटने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं होगा. आप पहचान नहीं सकते कि कौन कर रहा है. और मैं कई जगह से देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको जस्टिस जोसेफ ने जो उपाय बताया अभी कि आपको सबसे ज़रूरी है प्रिवेंशन. सबसे ज़रूरी है कि आप रेस्ट्रिक्ट करिए, बच्चों को रोकिए, उनके ऊपर आप प्रतिबंध लगाइए थोड़ा बहुत. तो वो जो उनका तरीका था वो बिल्कुल सही तरीका है. उन्होंने एक अनुभवी पिता के तौर पे, एक अनुभवी गार्जियन के तौर पे उन्होंने इन चीज़ों को देखा है. साथ साथ किरण जी ने भी बोला कि बच्चों को देखना पड़ेगा कि रात में क्या करते हैं. पूरी रात अगर वो बच्चा जग रहा है तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी है. लेकिन साथ साथ कई ऐसे जानकार पेरेंट्स हैं जो कि मिररिंग कर लेते हैं अपने कंप्यूटर्स की, फ़ोन्स की, ताकि बच्चा अगर कहीं और कुछ काम कर रहा है फ़ोन के ऊपर तो आप यहाँ से देख सकें. मगर बच्चे भी चालाक हैं, वो मिररिंग को ऑफ कर देते हैं. तो इसलिए सबसे ज़रूरी अब चीज़ ये हो गई है कि हम सबको जानकारी रखने के साथ साथ एक कंट्रोल रखना पड़ेगा इसके ऊपर, सिस्टम को समझना पड़ेगा और बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. आपको जैसे बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये बुरी बात है, ये सही बात है, वैसे ही उनको साइबर वर्ल्ड के बारे में भी बताना पड़ेगा. अभी तो हम इस बात पे खुश होते हैं कि हमारे बेटे को नेट चलाना आता है, हमारे बेटे को कंप्यूटर पे सारा काम करने आता है, साइबर वर्ल्ड में ये काम ये खुद कर लेता है. हमें इस पर खुश होने के साथ साथ
सावधान होने की भी जरूरत है। एंड प्राइवेट सेटिंग भी सिखानी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में कैसे ऑपरेट करना है, क्या सेटिंग्स में जाना है, क्या प्राइवेटली अपने सेटिंग में जाके, अकाउंट में जाके क्या क्या डिलीट करना है, क्या क्या अदर पीपल कैन नॉट सी एंड ऑल दिस वी हैव टू टीच देम। अगर आपको भी नहीं आता, आप पहले खुद सीखिए, फिर उनको सिखाइए, ये जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से सैनिटाइजेशन की जरूरत है, सैनिटाइजेशन की जरूरत है, बिल्कुल दौर है, इसलिए जरूरी है इन सारे वर्ड्स का भी यूज करना। कनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि साइबर का जो यूज है, खासकर साइबर नहीं, मैं कहूँ इंटरनेट का जो यूज है, केवल शहरी बच्चे ही नहीं करते हैं, वो गांव देहात के भी बच्चे करते हैं, और वहां पर भी सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब गांव की लड़कियों के भी कई हमने ऐसा देखा कि बहुत उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उसको शूट करके और उसको यूट्यूब पे डाल दिया गया। उनको पता भी नहीं है कि उनके प्राइवेसी का ब्रीच हो चुका है या प्राइवेसी में किसी ने वो कर दिया है। कनिका, बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे में जिसको पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यदि मैं देखती हूँ इस तरह की कोई चीज, तो मैं उस पर कैसे रोक लगवा सकती हूँ? इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखिए, स्पेशली अगर ये बच्चों को लेकर के कुछ मॉर्फिंग करके या वैसे उसकी कोई वीडियो बनाई गई है जो अश्लील है, उसे पुलिस में रिपोर्ट किया जा सकता है। और अब हर गांव में पंचायती राज सिस्टम में एक लेडी भी है, एक वुमेन भी है जो रिप्रेजेंटेटिव है उस गांव की, उन तक की बात पहुंचाई जा सकती है। तो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्टेप उठाना जरूरी है, और ये मैंडेटरी भी है, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। Justice Joseph is also with us. Justice Joseph, I would love to ask a question, especially concerned with girls and ladies. The girls are the mostly vulnerable victims for this kind of crime, especially women, or I can call them girls as well, because teenager girls are according to report, the teenager girls are mostly vulnerable about this crime. Do you think that we should establish a different kind of law for these kind of crime who is related with women or teenager girls? Actually, in India, it's not the lack of laws is the problem. We have plenty of laws. Sir. Plenty of laws and plenty of laws. Yes. And this information technology, we have several legal regimes also. So it's not a question of lack of laws. It's actually lack of legal awareness. As our previous speakers said, and Kani also said, we have to actually teach them what is the problem. You have to tell them there is nothing called private in this world, nothing called confidential in this world. Everything that you speak, everything that you write, everything that see, even if you delete it, everything also then it gets recorded. Somebody can see, and somebody can see it forever. It's already there. You can retrieve it, you can see always. That's number one. Sir. See, unless you tell our girls, they become easy prey to they're out of their curiosity, out of their ignorance. So actually, awareness for the likely dangers in excessive use of the internet is one thing that's more important. That's why I said, even if we punish somebody, it should be published. And there should be effective process. So actually preparing them to guard themselves is more important. Preparation can only be, it's no question of simply punishing them and taking away one phone. They will use their friend's phone. So if that is not the way this is simply to guide them, to accompany them and tell them this is your problem. You are going to, nobody can save you. So be be on your guard. This is so actually providing legal awareness to the girl children are more important. Not only girl children, the women at households, they also get trapped. Because when their husbands go for a job, they have nothing else to do. They simply go out of their curiosity and they get easily trapped. Sir. Once you get trapped, it becomes very difficult because they use all the information that you provided for blackmailing you. So it was, this happened only because you didn't get the prior information. So just give this awareness, knowledge of teaching to the girl children from a very young age, rather I would say tender age, then young age, then to the adult age, then also to the mothers also. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much for this
information and this kind of awareness we need actually in our society. वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चला है और कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हमारे जितने भी मेहमानों ने बात की है, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट आ रही हैं कि एक तो जागरूकता की ज़रूरत है और अपने सेल्फ कंट्रोल की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके अलावा ये काम कहीं बाहर से नहीं होगा, नहीं कोई किसी कानून से होगा, घर से शुरू होगा, हमारे और आपसे शुरू होगा। और इसके अलावा समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हमें संवेदनशील होने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। किरण जी, इसमें लास्ट वर्ड आपका ज़रूर। बस यही है कि आप सबको मिल के इस समस्या का समाधान निकालना है। वी हैव टू कम टुगेदर टू एंड फाइंड अ सोल्यूशन from, and the solution starts at our home. So we have to first correct our home, then thereafter our locality, then the area further, then our full country. So the whole world is watching you. तो आप उनको देखिए, be friendly with your children so that they can come with the problems and all this. लेकिन अभी तक जो बात हुई है, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि यह एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। जैसा कि हमारे मेहमान अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी ने बताया कि अभी हमारे यहाँ भी टीनेजर एज में ही है, टीनेज में है हमारे यहाँ इंटरनेट भी 14-15 साल पुराना है और इसको भी अभी संभल रहा है ये धीरे धीरे, और बच्चा है और बच्चों को सबसे ज़्यादा इससे समस्या हो रही है। तो इसमें कहीं हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है, वो कहीं ज़्यादा है। और जैसा कि जस्टिस जोसेफ ने भी बताया कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इन तमाम चीज़ों को समझते हुए इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जैसा कि एक बहुत मशहूर, जब बच्चों की बात हो रही है तो उनका एक मशहूर कैरेक्टर होता है स्पाइडरमैन, उसके फिल्म का एक डायलॉग होता है कि आपको ताकत तो मिली है, ताकत का उपयोग जो सही करता है वही आगे बढ़ता है और वही स्पाइडरमैन कहलाता है। तो यानी कि बच्चों को भी यदि आगे बढ़ना है और इसका सही रूप में इसकी ताकत का अगर उपयोग किया जाए तो ये एक वरदान साबित हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका दुरुपयोग हम सभी के लिए एक अभिशाप साबित होगा, हमारे सभ्य समाज के लिए एक ऐसा कलंक साबित होगा जिसे हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पर, खुद पर और अपने आसपास पर ध्यान दें और इंटरनेट को एक ताकत के रूप में अपनाने की कोशिश करें। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने एक विशेष का सब्जेक्ट के साथ, विशेष विषय के साथ जो हमसे और आपसे जुड़ा रहता है। नमस्कार।